हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं MEG 10 जो कि इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया का पेपर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो के अंदर सारे आंसर्स को हम एकदम ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आंसर समझ में आ सकें। MEG 10 की वीडियो सीरीज का ये पार्ट 1 वीडियो है स्पेशली फॉर दी जून 2025 एग्जाम। चैनल पे आपको कुछ पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे MEG 10 के, आप लोग चाहें तो उनको भी देख सकते हैं और उनका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इसके अंदर हमें 21st सेंचुरी इंडिया के बारे में बताना है। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, वो ये है कि हमारे पास MEG 10 के यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल हैं। जो MEG 10 के यूनिट वाइज नोट्स हैं उसके अंदर आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की समरी मिल जाएगी। उसके अलावा MEG 10 का एक गेस्ट पेपर भी हमने बनाया है। जो गेस्ट पेपर है उसके अंदर मिलेंगे आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहें तो गेस्ट पेपर को या फिर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें बस एक मैसेज करना है, स्कॉलरली माइंड्स की टीम आपको रिप्लाई कर देगी एंड देन आप नोट्स एंड गेस्ट पेपर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस नंबर से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि इन द 21st सेंचुरी इंडिया द इंग्लिश हैज़ बिकम अ लैंग्वेज ऑफ द प्रिविलेज फ्रॉम इट्स ओरिजिन एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स। तो एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी जो भाषा है वो कॉलोनियल मास्टर्स की भाषा हुआ करती थी, यानी कि ब्रिटिशर्स की भाषा हुआ करती थी, जिन्होंने हमें अपना गुलाम, हमें अपनी एक कॉलोनी बनाया हुआ था। लेकिन जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो आज 21वीं सदी में क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो प्रिविलेज्ड की भाषा बन चुकी है, यानी कि भारत के वो लोग जो शुरू से प्रिविलेज्ड रहे हैं ये उनकी भाषा बन चुकी है। कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो द इंग्लिश लैंग्वेज एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये जो भाषा है इंडिया में कब आती है, तो ये हम सभी को पता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ये भाषा इंडिया में आती है। शुरुआत में ये सर्व करती है एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो अंग्रेज हैं अपने गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कंट्रोल के लिए जो है इस लैंग्वेज का यूज़ किया करते हैं। लॉर्ड मैकाले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटेड इलीट दैट कुड सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर हम इतिहास की बात करें तो एक ऐसा टाइम था जब ये जो अंग्रेज़ हैं, ये अंग्रेज़ चाहते थे कि ये एटलीस्ट कुछ इंडियंस को इंग्लिश सिखा दें ताकि वो जो बचे, जो थोड़े बहुत इंडियंस हैं, वो दूसरे इंडियंस जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। सो दे वांट, ठीक है, तो दे वांट टू क्रिएट एन इंग्लिश एजुकेटेड एलीट क्लास, है ना, जो कि इनके कॉलोनियल इंटरेस्ट को भी पूरा करेगी। इंग्लिश दस बिगेन एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स एज अ सिंबल ऑफ इंपीरियल डोमिनेंस। तो हम देखते हैं कि जो इंग्लिश भाषा है वो इंपीरियल डोमिनेंस का सिंबल भी बन चुकी थी। सो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है इसका रोल और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, इवॉल्विंग ओवर टाइम इनटू अ लैंग्वेज दैट डिनोट्स प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। तो बेसिकली जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो हम उसको एक अपवर्ड मोबिलिटी का जो डिनोशन है हमें वो देखने के लिए मिलता है। And in the 21st century India, this evolution has deepened, making English proficiency a key determinant of socio-economic advancement. तो अगर आप सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हैं, एडवांस हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंडिया में 21st सेंचुरी में ऐसा जो है हो चुका है। ठीक है, तो इंग्लिश कितना ज़्यादा इवॉल्व कर गई है कि एक ऐसा समय था जब ये कॉलोनियल मास्टर्स की भाषा हुआ करती थी और आज बड़े पैमाने पर जो इंडियंस हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। अब हम यहाँ पे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज समझेंगे। तो हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑफन बेटर फंडेड एंड रिसोर्स दैन देयर वर्नाकुलर काउंटर पार्ट। तो हम देखते हैं कि वो स्कूल जहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं,
उन स्कूल्स को इतना फंड नहीं मिलता जितना इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो वो भी अपने बच्चों को केवल और केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही डालना चाहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वहीं वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इलीट इंस्टीट्यूशन सच एज IIT, IIM, एम्स जो हैं, ये सारे के सारे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड इनके जो एंट्रेंस एग्जाम और जो कोर्स वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं कि डोमिनेंट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। कितना भी हम कह लें कि यस हिंदी इज इक्वल, बट डोमिनेंट लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश है। वहीं एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में जब हम देखते हैं तो एज इंडिया इज नाउ अ ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी, है ना, तो IT, फाइनेंस, जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रायोरिटाइज की जाती है फ्लुएंसी इन इंग्लिश। आज आप किसी भी MNC में चले जाओ, वो आपकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में वो मांगते हैं, है ना। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंक्रीजेज चांसेस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो अगर आपको आगे एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो अगर आपको इंग्लिश आती है ना, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि जॉब लेने की जो ये क्षमता है वो बढ़ जाती है। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन ईजिली वर्क इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, है ना। उसके अलावा जो सर्वे है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, वो हमें दिखाता है दैट इंग्लिश स्पीकर्स अर्न अप टू 34% देन नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो नॉन इंग्लिश स्पीकर से 34% ज़्यादा अर्न करते हैं। उसके अलावा स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज ऑफन एसोसिएटेड विद द मॉडर्निटी, सोफिस्टिकेशन एंड हायर इंटेलिजेंस। तो हम क्या देखते हैं कि जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो मॉडर्न है। And English speaking individuals have greater access to influential social circle, better marriage prospects in urban settings and enhanced networking opportunities। और वहीं जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मिलती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म शेप इलीट डिस्कोर्स ऑफन मार्जिनलाइजिंग वॉइसेज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक जगह पे न्यूज़पेपर हो गया, तुम्हारा टेलीविज़न हो गया, हर जगह इंग्लिश को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है और जो दूसरी भाषाएं हैं उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। सो ऑल्दो रीजनल लैंग्वेज ग्रास रूट पे तो डोमिनेट करती हैं, अगर हम विलेज लेवल पे देखें तो रीजनल लैंग्वेज डोमिनेट करती हैं, बट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंग्लिश जो है वो ही डोमिनेंट है। ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज भी इंग्लिश है, जुडिशरी की लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो कैसे जो इंग्लिश है इसने समाज में इनइक्वालिटीज़ यानी कि समाज के अंदर इंग्लिश असमानता को बढ़ाने का काम कर रही है, इसको समझेंगे तो हमें अर्बन और रूरल डिवाइड देखने के लिए मिलता है। तो एक्सेस टू क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन ओनली अर्बन एरियाज़, है ना। गांव के लोगों के अंदर, गांव के एरियाज़ में हमें इतना इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखने के लिए मिलता। उसके अलावा क्लास की डिस्पैरिटीज़ को जन्म देती है। जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव होती है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर लोगों की पहुंच से कभी कभी बाहर हो जाती है, और रीजनल और ट्राइबल जो लैंग्वेजेस हैं उसको निगलेक्ट किया जाता है ना। तो रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस को क्या करा जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। और अब यहाँ पे कुछ काउंटर पॉइंट्स हम बताएंगे कि इंग्लिश का जो डेमोक्रेटिसाइजेशन हुआ है, जब हम देखते हैं कि स्मार्टफोन्स आ गए, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स आ गए, फ्री ऑनलाइन कोर्स आ गए, इज़ मेकिंग इंग्लिश लर्निंग मोर एसेसिबल। तो इन सब की वजह से हम क्या देखते हैं कि अब जो इंग्लिश को पढ़ना और लिखना है वो हमारे लिए ईजी हो गया, एसेसिबल हो गया है। नए नए स्टार्टअप्स, एडटेक जो कंपनीज़ हैं वो भी दूसरी जो टायर 2 और टायर 3 की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाती हैं, ताकि ये जो इंग्लिश का डिवाइड है इसे ख़त्म किया जा सके। तो आज के समय में हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिसाइजेशन हो गया है इंग्लिश का, और इंग्लिश जो है एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है, क्योंकि हमारी कंट्री मल्टीलिंगुअल है। तो इंग्लिश सर्व करती है एज आ न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज। ठीक है गाइस, क्या है हमारे लिए ये, इट इज़ आ न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज प्रिवेंटिंग लिंग्विस्टिक फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी सिंगल रीजनल लैंग्वेज। तो अगर हम आज कहीं भी साउथ इंडिया में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, तो इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है, बिकॉज हर किसी को इतनी सारी लैंग्वेजेस नहीं आ सकती। उसके अलावा इंग्लिश के वेरिएंट्स भी हैं, हिंग्लिश है, टेंग्लिश है, शोज हाउ इंग्लिश इंडियन सोसाइटी इज लोकलाइजिंग इंग्लिश। ठीक है, तो आज के समय में हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक हाइब्रिड भाषा बन चुकी है ना। एंड जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करती है, रिकमेंडिंग एजुकेशन इन मदर टंग्स अप टू ग्रेड 5। ठीक है, तो NEP, यहाँ पे आप NEP का एग्जांपल देख सकते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जिसमें ग्रेड 5 तक मदर टंग में पढ़ाई होगी, ये मैंडेटरी कर दिया गया है।
सेवरल स्टेट्स आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल टू मेक इंग्लिश एजुकेशन एसेसिबल, और कई सारे स्टेट्स में हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को भी खोला जा रहा है। तो लास्ट में हमने कंक्लूजन में क्या लिखना है कि दस in 21st century India, English has certainly transitioned from being the colonial master language to becoming a symbol of privilege. However, this privilege is neither monolithic or not static. Technological advancement, policy initiatives, and socio-cultural adaptation are slowly democratizing English. तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या करते हैं, इंग्लिश को डेमोक्रेटिसाइज कर रहे हैं। The way forward lies in ensuring that access to English learning becomes inclusive. तो आगे हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश लर्निंग को क्या बनाना चाहिए, हमें इंक्लूसिव बनाना चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कोठारी कमीशन रिपोर्ट के बारे में बताना है, ठीक है। एग्जामिन द कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1964 एंड 66, वो भी क्रिटिकली आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि इसको एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, एंड इट वाज द 6th कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया बट द फर्स्ट एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टू एजुकेशन। तो वैसे तो इंडिया में आने वाला ये 6ठा कमीशन था, बट ये पहला कमीशन था जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। इसके हेड थे डॉक्टर DS कोठारी, देन वो चेयरमैन थे उस टाइम पे UGC के। इट वॉज टास्क्ड विद एडवाइसिंग ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर इट्स कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है कोठारी कमीशन के द्वारा उन्हें टास्क दिया गया था कि वो देश के पैटर्न, पूरा जो एजुकेशन का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएं ताकि देश का एक कोऑर्डिनेशन में डेवलपमेंट हो सके। तो इट्स रिपोर्ट लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो बाद में इसने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को भी इन्फ्लुएंस किया। However, while the Commission recommendations were visionary, its implementation faced numerous challenges. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कमीशन तो विजनरी था बट इसको इम्प्लीमेंट करने में कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तब सबसे पहले हम इसके फीचर्स को देखेंगे। तो कोठारी कमीशन का जो पहला फीचर है उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम बनाने की बात की गई थी। द कमीशन प्रपोज द कॉमन स्कूल सिस्टम प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एंड नेबरहुड स्कूल्स बनाए जाएंगे ताकि डाइवर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं हर कोई स्कूल्स में जा सके। एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा 10+2+3 का पैटर्न होगा। 10 साल स्कूल के, 2 साल हायर सेकेंडरी एंड 3 साल जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगी। यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया था इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड टेक्निकल एजुकेशन पे, एंड वोकेशनलाइजेशन किया गया एजुकेशन का ताकि बच्चों के अंदर स्किल लाई जा सके, मैन पावर स्किल्स लाई जा सके ताकि वो आगे कुछ काम भी करें। उसके अलावा बैलेंस्ड करिकुलम, यानी कि ह्यूमैनिटीज़, साइंस और वोकेशनल स्टडीज़ के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज द पार्ट ऑफ करिकुलम टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड रियल लाइफ। ठीक है, तो क्या किया गया था गाइज, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस को भी लेकर इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। एंड इसने रिकमेंड किया था बेटर ट्रेनिंग, सर्विस कंडीशन एंड सैलरीज फॉर द टीचर्स, एम्फेसाइज द रोल ऑफ टीचर एज नेशन बिल्डर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टीचर का रोल है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया। They were regarded as the nation builders, proposing the establishment of state institute of education and upgrading teacher training colleges. उसके अलावा इसने जो नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का, ठीक है, तो सजेस्टेड दैट एजुकेशन शुड एम एट नेशनल इंटीग्रेशन। इस कमीशन ने कहा कि जो एजुकेशन है उनका एम होना चाहिए पूरे नेशन को एक करने का, ठीक है, हर किसी को एजुकेशन मिले। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हिंदी, इंग्लिश एंड अ रीजनल लैंग्वेज लेकर आया गया। और राइजिंग एजुकेशन एक्सपेंडिचर 6% ऑफ GDP की बात इसमें की गई थी। इसके क्रिटिकल एग्जामिनेशन में हम बताएंगे कि जो रिकमेंडेशंस थी वो प्रोग्रेसिव थी बट देवर टू आइडियलिस्टिक फॉर द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। तो रिकमेंडेशन प्रोग्रेसिव थी लेकिन इंडिया की कंडीशन को देखते हुए देवर टू आइडियलिस्टिक। कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉमन स्कूल सिस्टम, इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। एंड जो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट किया गया। कॉमन स्कूल सिस्टम और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन्ड लार्जली अनफुलफिल्ड। तो यानी कि ये तो स्ट्रक्चर अपना लिया गया लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम बना देना और सेकेंडरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कर देना लार्जली हमें अनफुलफिल्ड ही देखने के लिए मिलता है।
states interpreted and implemented the recommendations variably leading to uneven progress. तो हमें ओवरऑल इंडिया में प्रोग्रेस भी अनइवन देखने के लिए मिलती है. Although adult education was mentioned, the commission largely focused on formal schooling, leaving a critical gap in addressing the needs of adult literacy and continuing education. तो जो एडल्ट एजुकेशन है उसको मेंशन तो किया गया था बट उसको आगे फुलफिल नहीं किया गया. एंड उसके अंदर सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है ना उस पर ग्रेट एम्फेसिस दिया गया. प्राइमरी एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया गया था डिस्पाइट प्राइमरी एजुकेशन बीइंग द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन पिरामिड. एंड वोकेशनलाइजेशन जो प्रपोज किया गया था, वोकेशनलाइजेशन को एज अ रेमेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट प्रपोज किया गया था बट लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन टीचर्स की वजह से इसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाता है. एंड जो है वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं वर ऑफन सीन एज इन्फीरियर कंपेयर टू मेन स्ट्रीम अकेडमिक. ठीक है, तो इन्हें वोकेशनल कोर्सेज को इन्फीरियर माना जाता था. द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दो वेल इंटेंशनड क्रिएटेड टेंशंस इन नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन. तो इसने जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था इसने नॉन हिंदी रीजन्स में टेंशंस को भी क्रिएट करा था. इम्प्लीमेंटेशन रिमेन प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू रीजनल लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटीज़. तो क्योंकि हमारे देश में जो लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटीज़ हैं उसकी वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा जो है गाइज प्रॉब्लमेटिक रहा. एंड जो 6% GDP दिया गया एजुकेशन के लिए उसको भी फुली अचीव नहीं किया गया. तो हमने क्या समझा कि जो कोठारी कमीशन रिपोर्ट थी ये एक माइलस्टोन तो है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर. इट वाज विजनरी इन रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. बट यहाँ पे जो अप्रोच इसकी होलिस्टिक है बट कुछ इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. और रिपोर्ट की जो सक्सेस है वो रहती है कि हम कितना अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो फॉर फ्यूचर एजुकेशन रिफॉर्म्स द कोठारी कमीशन सर्व बोथ एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अ लेसन इन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट 1 जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है. इसके बाद हम लोग पार्ट 2 वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे. जब तक के लिए अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए अपना गेस्ट पेपर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से परचेज़ कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं.